तारों तले जिंदगी। इस सीरीज में हम आपके लिए लेकर आए हैं हिंदी साहित्य जगत की कुछ चर्चित कहानियों और उपन्यासों पर केंद्रित नाट्य वाचन। इस कड़ी में प्रस्तुत है मुंशी प्रेमचंद का लिखा चर्चित उपन्यास मनोरमा। तो आइए सुनते हैं प्रसिद्ध उपन्यास मनोरमा का रेडियो नाट्य वाचन। जन्माष्टमी का प्रसाद बनाने का जिम्मा बसुमती ने अपने ऊपर ले लिया था। अब वो कुंवर साहब के कान रोहिणी के खिलाफ भरने लगी। अब आगे सुनते हैं मनोरमा के रेडियो नाट्य वाचन की 10वीं कड़ी में। विशाल सिंह बोले, अरे सब देखता हूं, सब समझता हूं, निरा गधा नहीं हूं। वसुमती, अरे यही तो रोना है, तुम देखकर भी नहीं देखते, समझकर भी नहीं समझते। अरे आदमी में सब ऐब हों, किंतु बस मेहरबस ना हो। विशाल सिंह, मैं मेहरबस हूं? अरे मैं उसे ऐसी ऐसी बातें कहता हूं कि वो भी क्या याद करेगी। हां। रामप्रिया, हाँ, कड़ी बात भी हंसकर कही जाए ना तो मीठी हो जाती है। विशाल सिंह, हंसकर नहीं कहता, अरे डांटता हूं, फटकारता हूं मैं। वसुमती, डांटते होंगे मगर प्रेम के साथ। अजी ढलती उम्र में सभी मर्द तुम्हारी ही जैसे हो जाते हैं। कभी कभी तुम्हारी लंपटता पर मुझे बेहद हंसी आती है। अरे आदमी कड़े दम होना चाहिए। जैसे घोड़ा पैदल और सवार पहचानता है, उसी तरह औरत भी सब पहचानती है। जिसने सच्चा आसन जमाया ना और लगाम कड़ी रखी, उसी की जय है, और जिसने रास ढीली कर दी, उसकी तो कुशल ही नहीं। विशाल सिंह, अरे मैंने तो कभी कभी अपनी जान में लगाम ढीली नहीं की। अब आज ही देखो कैसी फटकार लगाई मैंने। वसुमती, क्या कहना, जरा मूछें खड़ी कर लो। अरे लाओ पगिया मैं संवार दूं। ये नहीं कहते कि उसने ऐसी ऐसी चोटें की कि भागते ही बनी। सहसा किसी के पैरों की आहट पाकर वसुमती ने द्वार की ओर देखा। रोहिणी रसोई के द्वार से दबे पांव चली आ रही थी। मुंह का रंग उड़ गया, दांतों से होठ दबाकर बोली, छिपी खड़ी थी, मैंने साफ देखा। अब घर में रहना मुश्किल है, देखो क्या रंग लाती है। विशाल सिंह ने पीछे की ओर सशंक नेत्रों से देखकर कहा, अरे बड़ा गजब हुआ, चुड़ैल सब सुन गई होगी और मुझे जरा आहट भी ना मिली। वसुमती, रानी रूठेंगी, अपना सुहाग लेंगी, कोई कहां तक डरे। आदमियों को बुलाओ, ये सब सामान यहां से ले जाए। हाँ। भादों की अंधेरी रात थी, हाथ को हाथ न सूझता था। मालूम होता था पृथ्वी पाताल में चली गई है या किसी विराट जंतु ने उसे निगल लिया है। मोमबत्तियों का प्रकाश उस तिमिर सागर में पांव रखते कांपता था। विशाल सिंह भोग की पदार्थ थालियों में भरवा कर रखवाने में लगे हुए थे। यकायक रोहिणी एक चादर ओढ़े हुए घर से निकली और बाहर की ओर चली। विशाल सिंह दहलीज के द्वार पर खड़े थे। इस भरी सभा में उसे यूं निशंक भाव से निकलते देखकर उनका खून खौलने लगा। जरा भी ना पूछा, कहां जाती हो, क्या बात है। मूर्ति की भांति खड़े रहे और सब लोग अपने अपने काम में लगे हुए थे। रोहिणी पर किसी की निगाह ही ना पड़ी। इतने में चक्रधर उनसे कुछ पूछने आए तो देखा कि नौकरानी उनके सामने खड़ी है और विशाल सिंह क्रोध से आंखें लाल किए कहे जा रहे थे, अरे अगर वो मेरी नहीं सुनती तो मैं भी उसका गुलाम नहीं हूं। अरे जहां इच्छा हो जाए, अब इस घर में कदम ही नहीं रखने दूंगा। हां। जब चक्रधर को रानियों के आपसी झगड़े और रोहिणी के घर से निकल जाने की बात मालूम हुई तो उन्होंने लपक कर एक लालटेन उठा ली और बाहर निकलकर दाएं बाएं निगाह दौड़ाते तेजी से कदम बढ़ाते हुए चले। कोई 200 कदम गए होंगे कि रोहिणी एक वृक्ष के नीचे खड़ी दिखलाई दी। ऐसा मालूम होता था कि वो छिपने के लिए कोई जगह तलाश रही हैं। चक्रधर उसे देखते ही लपक कर समीप पहुंचे और उसे घर चलने के लिए समझाने लगे।
पहले तो रोहिणी किसी तरह राजी ही ना हुई, लेकिन चक्रधर के बहुत समझाने बुझाने के बाद वो घर की ओर लौट पड़ी। जब दोनों आदमी घर पहुंचे तो विशाल सिंह अभी तक वहां मूर्तिवत खड़े थे। नौकरानी भी खड़ी थी। भक्तजन अपना अपना काम छोड़कर लालटेन की ओर ताक रहे थे। सन्नाटा छाया हुआ था। रोहिणी ने दहलीज पर कदम रखा, मगर ठाकुर साहब ने उसकी ओर आंख उठाकर भी नहीं देखा। वो चुपचाप अंदर चली गई। विशाल सिंह ने चक्रधर का हाथ पकड़ लिया और बोले, मैं तो समझता था किसी तरह ना आएगी, मगर आप खींच ही लाए। क्या बहुत बिगड़ती थी? चक्रधर ने कहा। आपको कुछ नहीं कहा, मुझे तो बहुत समझदार मालूम होती हैं। हाँ, थोड़ा नाजुक मिजाज है, बात बर्दाश्त नहीं कर सकती। विशाल सिंह, मैं यहां से टला तो नहीं, लेकिन सच पूछिए तो ज्यादती मेरी थी। मेरा क्रोध क्या बताऊं बहुत बुरा है। अगर आप ना पहुंच जाते तो बड़ी मुश्किल हो जाती। जान पर खेल जाने वाली स्त्री है। आपका ये एहसान कभी ना भूलूंगा। देखिए तो सामने कुछ रोशनी सी मालूम हो रही है, बैंड भी बज रहा है। अरे देखिए तो माजरा क्या है। सैकड़ों आदमी कतार बांधे मशालों और लालटेनों के साथ चले आ रहे थे। आगे आगे 2 अश्वारोही भी नजर आते थे। बैंड की मनोहर ध्वनि आ रही थी। सभी लोग बड़े कौतूहल से आने वालों को देख रहे थे। कुछ 10-12 मिनट में वो विशाल सिंह के घर के सामने आ पहुंचे। आगे आगे 2 घोड़ों पर मुंशी वज्रधर और ठाकुर हरि सेवक सिंह थे। पीछे कोई 25-30 आदमी साफ सुथरे कपड़े पहने चले आते थे। मकान के सामने पहुंचते ही दोनों सवार घोड़ों से उतर पड़े और हाथ बांधे हुए कुंवर साहब के सामने आकर खड़े हो गए। मुंशी जी की सज धज निराली थी। सिर पर एक शमला था, देह पर एक नीचा आबा। ठाकुर साहब भी हिंदुस्तानी लिबास में थे। मुंशी जी खुशी से मुस्कुराते थे, पर ठाकुर साहब का मुख मलिन था। ठाकुर साहब बोले, दीनबंधु, हम सब आपके सेवक आपकी सेवा में ये शुभ सूचना देने के लिए हाजिर हुए हैं कि महारानी ने राज्य से विरक्त होकर तीर्थ यात्रा को प्रस्थान किया है और अब हमें श्रीमन की छत्र छाया के नीचे आश्रय लेने का स्वर्णावसर प्राप्त हुआ है, जिसके लिए हम सदैव ईश्वर से प्रार्थना करते रहते थे। ये वो पत्र है जो महारानी ने श्रीमान के नाम लिखा है। ये रहा पत्र। तारों तले जिंदगी क्रम में अभी आप सुन रहे थे मुंशी प्रेमचंद के लिखे उपन्यास मनोरमा का रेडियो नाट्य वाचन। स्वर डॉक्टर ऋतु राजपूत का था और प्रस्तुतकर्ता थी काजल सूरी।